आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेसी में एडमिशन लेते हैं लॉ करने के लिए। फिर वो चाहे 3 साल की कोर्स हो या 5 साल की, और उनका कोई भी फैमिली ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता है जिससे वो लॉ तो कंप्लीट कर लिए, बट अभी आगे वो कैसे अपना काम करें, इसमें अपना करियर कैसे इस्टेब्लिश करें। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और मैं जैसे एडवोकेसी में पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी अपने पूरे फैमिली में फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ। मैंने भी अपने ये 5 साल में क्या क्या चीज़ें एडवोकेसी में फेस किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, तो उस कंडीशन में मैं वही अपना एक्सपीरियंस आप सबको भी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप वो चीज़ें करके आप भी अपनी खुद की प्रैक्टिस या फिर आप एडवोकेसी में कुछ अच्छा कर सकते हो। अक्सर जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं, तो जैसे उनका लॉ कंप्लीट होता है तो सबसे पहले उनको तो इंटर्नशिप करनी चाहिए किसी सीनियर के साथ में, उनके लिए उनके असिस्टेंट बन के या फिर उनका जूनियर बन के। तो उस कंडीशन में तो जो अच्छे सीनियर्स होते हैं उनका भी आप बिना कांटेक्ट के आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको उनका पता चलेगा ही नहीं कि कौन से अच्छे हैं, कहाँ पे हमें करनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा आपके जो कॉलेज के सर थे या आपके प्रिंसिपल मैम, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि उनके भी कॉन्टेक्ट्स इस लाइन में बहुत अच्छे होते हैं। वो टीचिंग करते हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं आते हैं, बट उनके साथ में काफ़ी ऐसे भी उनके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, उनके फ्रेंड जो एडवोकेसी में उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है। तो उस कंडीशन में वो सर आपको उनके यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए लगा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम शुरुआत के दौर में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बट आपको ट्रेवलिंग्स, आपका आना जाना, आपको जो बेसिक खर्चे होते हैं वो आपका सीनियर देता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी काम में अच्छा काम करते हो और साथ आप सारे केस पे वॉच रखते हो, टाइम से पंक्चुअल हो, तो आपको केस के रिगार्डिंग भी कुछ सीनियर्स थे जो पैसे देते हैं अक्सर। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जितने भी लोगों के साथ में काम किया, मुझे ऑलमोस्ट सभी सीनियर्स मुझे अच्छे मिले। मेरा जो भी काम मुझे देते थे तो उसका मुझे एक ठीक ठाक अमाउंट भी वो मुझे पे कर देते थे। जैसे क्या होता था कि उनके साथ में काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता था, और हम अपनी प्रैक्टिस कैसे इस्टेब्लिश करें वो भी बहुत कुछ वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब हम फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं और हमें पहली बार जब कोर्ट में जाना होता है, तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जैसे आपके पास पेन 2-3 कलर के होने चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट लगते हैं। फिर आपके पास कोड फ्रीज, स्टैम्प, स्टेपलर, फिर आपके पास सुई, टोचा, फिर आपके पास डोरा या फिर रस्सी, फाइल्स एंड 2-3 ब्लैंक पेपर्स। ये सब चीज़ें आपके पास हमेशा कोर्ट रूम के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन मूव करना होता है या कुछ, तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम कोर्ट से बाहर जाके जेरोक्स मशीन के पास जाएं, जेरोक्स लें या उसका फॉर्मेट लेके करें। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई एग्जाम्शन या कोई एप्लीकेशन मूव करना होता है, तो हमारे पास ब्लैंक पेपर होते हैं, कोड फीस होता है, ग्लू स्टिक होता है, तो हम वहीं पे एप्लीकेशन लिख के हम कोर्ट में टेंडर कर देते हैं, जिससे हमारा टाइमिंग और काम दोनों भी हो जाता है और ज़्यादा हमको भागने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड साथ ही साथ आपको शुरुआत के दौर में कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी फाइल जाती है, कौन से डिपार्टमेंट में अफर्मेशन होता है, डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग कैसे होती है, फिर एग्जिबिट क्या होते हैं उसमें, फिर कॉली क्या होती है। ये सब चीज़ें आपको जितनी जल्दी हो सके ये सब चीज़ें आप सीख जाओ,
तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब आप किसी सीनियर के साथ में काम करोगे और आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो सीनियर को काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाता है आपसे, क्योंकि आपको सारी बातें बताना उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पहले से ही पता होता है कि ये पेपर सिविल का है तो कहाँ पे अफॉर्मेशन होगा, ये क्रिमिनल का है तो कौन से फ्लोर पे होगा, हमें कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, एग्जिबिट हमें किसको देना है, कॉली किसको देना है। तो ये सब चीज़ें बेसिक जो है, जितना जल्दी आप सीख जाओगे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए उतना ही अच्छा होगा। और साथ ही साथ जैसे एफिडेविट हुआ, इस पे कितने की कोर्ट फीस लगती है, फिर वकालतनामा, इस पे कितने रुपए इसकी कोर्ट फीस लगती है, वेरिफिकेशन पे कितने की कोर्ट फीस लगती है, ये भी सब आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कल को आप अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करोगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या है कैसा है। क्योंकि क्या होता है, हम प्रैक्टिस में तो आ जाते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हमें ना पता होने की वजह से हमें बहुत कुछ चीज़ें जो नहीं पता होती है, जिससे हमारा क्लाइंट के सामने इम्प्रेशन ख़राब होता है और फिर हमें अच्छे काम नहीं मिलते, और फिर 2-3 साल काम करने के बाद लगता है कि एडवोकेसी में ऐसा कुछ है नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कोई मतलब नहीं है इसमें काम करके। और मोस्ट 80% लड़के इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाके दूसरा कोई काम शुरू कर देते हैं और एडवोकेसी में अपना काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नहीं पता होने की वजह से काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप अपने सीनियर के साथ में 2-3 साल काम कर चुके हो और अब अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सीनियर को छोड़ दो, आप अपने सीनियर के साथ में भी काम करो और साइड बाय साइड आप अपना भी खुद का काम लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सीनियर के साथ में आप रहोगे तो आपको सीनियर का ऑफिस यूज़ करने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको कोर्ट में एक फेस वैल्यू होती है कि भाई ये इनके जूनियर हैं, तो इससे भी आपका काम काफ़ी इजी तरीके से होता है। और थोड़ा थोड़ा करके आप अपना भी प्रैक्टिस शुरू कीजिए उसी के साथ में। और जब आपको लगे कि आपके पास काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अब मतलब मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने सीनियर को, क्योंकि मेरे पास खुद के ही मेरे पास इतने मैटर्स हैं ये, तो उस कंडीशन में आप पोलाइटली तरीके से अपने आप सीनियर को कन्विंस कीजिए और उनको बोलिए, सर देखिए मेरे पास इतने काम अभी खुद बढ़ गए हैं, मैं अभी आपके ऑफिस में आने में थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो उस कंडीशन में आप उनसे भी रिलेशन बना के रखेंगे तो कल को आपको वहाँ से भी काम मिलेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट होगा। एंड साथ ही साथ जब आप खुद की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो आपको सबसे पहले ना ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑफिस अफोर्ड करना आज के टाइम पर जैसे मुंबई दिल्ली में बहुत एक्सपेंसिव है, इतना इजी नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में हमारे पास इतने क्लाइंट्स नहीं होते और फिर हमारे इतने अच्छे कॉन्टेक्ट नहीं होते कि हम एक ऑफिस अफोर्ड कर सकें रेंटेड या फिर व्हाटएवर पार्टनरशिप में। तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले सिटी सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई भी XYZ कोर्ट के आप एक मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे आप वहाँ पे उनका लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जब इलेक्शन होता है कोर्ट में तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें वोट कर सकते हो, उससे भी आपका एक फेस वैल्यू बनता है। लोगों के बीच में आप बैठोगे, कोई वहाँ पे चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, आप उसका कन्वेंशन करते हो, तो उससे भी आपको 4 एडवोकेट पहचानेंगे और लोग जानेंगे कि आप भी ये एडवोकेट हो और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी खुद की इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस में, जो कि फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और उसके साथ में आप अपना जो भी छोटा मोटा काम है कोर्ट का, कोर्ट से फ्री होने के बाद
आप लाइब्रेरी में बैठ के आप अपना खुद का लैपटॉप या अपने आईपैड से आप वहाँ पे काम भी कर सकते हो। आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी पूछने भी नहीं आता। आप जब तक कोर्ट ओपन रहता है 6 बजे तक 7 बजे तक आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। और साथ ही साथ आप अपनी क्लाइंट से मीटिंग भी वहाँ पे अरेंज कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे जैसे बाथरूम के बाहर काफ़ी कुछ एरिया ऐसे खाली रहते हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे आप बैठ के अपने क्लाइंट से केस डिस्कशन करना, केस के बारे में समझना, जिससे ये कोर्ट आपका पूरा काम करेगा एक ऑफिस काम। ये स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल आप ऐसे कीजिए और अपनी प्रैक्टिस आप फिर आगे आप शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ जब भी आप कोर्ट में जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान देनी चाहिए, जैसे ड्रेस कोड। आपके पास वाइट शर्ट होना चाहिए, फिर बैंड लगा के, साथ ही ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट। ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर करती है कोर्ट में। आप कैसे आप कोर्ट के अंदर जैसे फ़ोन साइलेंट पे होना चाहिए, फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे गुटखा खाते हो या फिर चिंगम ऐसा कुछ ऐसा कोर्ट प्रेमाइसेस में नहीं। कोर्ट में स्वीट एंड सिंपल तरीके से आप जाइए। कोई भी केस के रिगार्डिंग जब भी आपसे सर कोई चीज़ पूछे आप तभी उस चीज़ के बारे में बोलिए, या नहीं पूछता है तो आप चुपचाप अपना अपीयरेंस रिकॉर्ड कीजिए। आप किसके लिए हो केस में वो आप बताइए। और जैसे भी आप कोर्ट में जाते हो और किसी भी केस के रिगार्डिंग, तो उस कंडीशन में आपको ये भी सब जानकारी होनी चाहिए, इस केस में इसका लास्ट रोजनामा क्या था, आज किस लिए मैटर है और नेक्स्ट डेट आप क्या लेना चाहते हो। वो सब केस के बारे में आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है अक्सर जूनियर्स जो होते हैं वो जाके माय लॉर्डशिप आई अपीयरिंग फॉर द प्लेंटिफ या आई अपीयरिंग फॉर द डिफेंडेंट, माय सीनियर इज ऑन द वे, प्लीज मैटर यू कीप बैक, या फिर गिव मी 1 डेट, माय सीनियर वाज बिजी इन अनदर कोर्ट, माय लॉर्डशिप माय सीनियर नॉट एबल टू कम टुडे इन कोर्ट, प्लीज टेक द एग्जम्पशन, व्हाट इज द मैटर राइट नाउ। आपको कुछ भी नहीं पता होता है उसमें, तो उस सब चीज़ें थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि कल को अगर आपका सीनियर नहीं आ पाया तो आप भी केस को स्टैंड कर सकते हो। एटलीस्ट केस स्टैंड ना तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, बट बेसिक चीज़ें जैसे लास्ट ओकेज़न पे इसमें क्या हुआ था, आज मैटर किसके लिए रखा गया है, मैटर के क्या स्टेजेस हैं, इसमें क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। तो आपको केस के बारे में कुछ चीज़ें ये बेसिक जो हैं ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपका जज साहब के सामने भी एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि जूनियर्स है लेकिन इसने केस की अच्छी खासी प्रिपरेशन किया है। और साथ ही साथ वहाँ के सराउंडिंग में जो भी एडवोकेट या क्लाइंट बैठे होते हैं आपके अपने केस के रिगार्डिंग, उनके यहाँ वो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं कि ये एडवोकेट अच्छा है, आर्ग्यूमेंट अच्छा किया है, अपना केस अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इस कंडीशन में भी आपको वहाँ से भी क्लाइंट अच्छे खासे टैकल हो सकते हैं, जिससे कल को आपको खुद की प्रैक्टिस में अच्छा खासा बेनिफिट्स भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास करके जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं। फिर आपके जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे जो भी सीनियर्स हैं, वहाँ का बेंच क्लर्क और कोर्ट के ऑफिसर, वहाँ से आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। लोग आपको फेस वैल्यू या आपके नाम से उनको पता होना चाहिए, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपके इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस में। क्योंकि क्या होता है अगर आपके पास सीनियर्स अच्छे आपके कांटेक्ट में हैं और उनका आपका अच्छा बॉन्डिंग है, तो कल को कोई आपके पास अच्छा या हाई प्रोफाइल केस आता है तो उस कंडीशन में आप उनके साथ में जॉइंट वकालतनामा लगा के आप कोर्ट में खड़े हो सकते हो
और कोर्ट में खड़े होने के बाद आप के सीनियर आपके साथ में रहेंगे, जिससे वो आर्ग्यूमेंट कर देंगे और आपका केस मेरिट पे निकलता है, तो उसमें आपका भी नाम होता है, क्योंकि केस तो आपका था, वो आपके कॉन्टेक्ट से आपके सीनियर आए उस मैटर में। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक होती हैं, जैसे मैंने खुद 19 में पास आउट किया है, आज सन 2025 है, बीच में 2 साल कोविड हो गया था, जिससे मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी बोल सकते हो कि ऊपर नीचे हो चुका था, जिससे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो। लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे कोर्ट में जाओगे, लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो इससे आपका भी एक फेस वैल्यू, एक काम करने का तरीका वो होता है, जिससे आप भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आप आगे चल के अपना खुद का इंडिविजुअल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग के दौर में ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सबको फेस करना होता है। आप कोई स्पेशल नहीं हो, कुछ नहीं हो। आप ऐसा नहीं है कि आप 1 साल किए, फिर 2 साल किए, 3 साल किए, अभी कुछ हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं, ये छोड़ देते हैं, कोई दूसरी लाइन पकड़ते हैं, कहीं जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 साल 6 साल इसमें मन लगा के काम करते हो, तो ये भी प्रोफेशन बहुत अच्छा है, जिससे आप आगे चल के अच्छा खासा आप अपना नाम कर सकते हो, पैसे बना सकते हो, एक मास सोसाइटी में अलग से पहचान भी हो सकती है। क्योंकि शुरुआत में मैं भी 2-3 साल, जैसे 2 साल कोविड था, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया, 2 साल में कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने अपने कुछ सीनियर से भी कंसर्न किया कि सर अभी क्या करना चाहिए, कैसे। हमारे सीनियर ने भी हमको अप्रोच किया कि देखो हरी, स्टार्टिंग में आपको कुछ टाइम तो ऐसा करना पड़ेगा जैसे आगे चल के आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो। और सच में आप कोई भी लाइन में बने रहते हो, थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। और जैसे मेरे सीनियर ने बोला, मेन काम यही है कि आपको रोज़ कोर्ट आना है, मैटर अटेंड करने हैं, मैटर समझना है, काम सीखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपके पास भी क्लाइंट आने चालू कर देते हैं। आपके पास बहुत क्लाइंट आ गए, आपको काम नहीं पता है, काम क्या होता है, कैसे होता है, तो वो भी तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो ये सब चीज़ें शुरुआत के दौर में काफ़ी कुछ मैटर करती हैं। और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब मैंने खुद पे मेरे एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि जैसे मैं खुद एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, कैसे फेस करना होता है। और जो बच्चे सन 2019, 20, 21 में पास आउट किए, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम था। क्योंकि क्या है, उस टाइम पे ऐसी कंडीशन आ गई थी कोविड की, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। अगर आप इमरजेंसी सेवा से निकलते भी हो, तो आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है, कोई मतलब नहीं था। तो वैसे उस टाइम पे जो कंडीशन थी, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। तो ऐसे चीज़ें जो बेसिक हैं, आपको कोर्ट के अंदर जाने से पहले या आपको खुद की प्रैक्टिस शुरू करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान देनी होगी। क्योंकि आगे चल के आपको एक अच्छा सीनियर बनना है। क्योंकि आज आप जूनियर हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, कल को आप भी सीनियर बनोगे और आपके हाथ के नीचे भी कोई ना कोई एडवोकेट काम करेगा, तो उनको आप जो सीखोगे वही तो सिखाओगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ मैटर करती हैं। और ख़ास करके फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट जो भी बनते हैं, जैसे ही एडमिशन लेते हैं, उनके सामने एक तो समस्या होती है कि 5 साल या 3 साल सब्जेक्ट 40-50 सब्जेक्ट्स पढ़ के वो एडवोकेट बनते हैं। उसके बाद मूड कोर्ट, प्रैक्टिकल, वाइबा, सेमिनार, ये कितने होते हैं ना, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड होते हैं। उसी के बीच में आपके जो नॉन एडवोकेट फ्रेंड होते हैं, जो आपके स्कूल फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड होते हैं, वो अलग से ही आपकी खिंचाई करते रहते हैं। अभी तो मेरा भाई वकील बन गया, हम कुछ करेंगे तो आप बचा लेंगे हमें, ये
जैसे हमारा कोई ये मैटर अटक गया, भाई ये देख लेगा। अरे जैसे उनका मैटर कुछ होता भी नहीं, लेकिन फिर भी एक मेंटली डिस्टर्बेंस समझो या फिर हंसी मजाक में वो आपसे ऐसे बोलते हैं। एक तो आपका लाइफ में एक अलग ही प्रेशर चल रहा है एक वकालत को लेके, और साथ ही साथ उसमें एक ये अलग से है कि भाई है देख लेगा जो भी है। फिर आप आ जाइए अपने रिलेटिव से। रिलेटिव में भी आपको एक से एक लोग मिलेंगे, जैसे आपके ताऊ दादा चाचा काका, हमारा ये केस था, इस केस में हमने ऐसा किया था, हमारे ज़माने में ऐसा हो गया था, बेटा एक हमारे पास केस है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। आपने उनकी पूरी बात सुनते हो, समझते हो, और उसके बाद जैसे आपने अपने सीनियर से कंसर्न किया, सर इस केस में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, और आपने पूरा कंक्लूज़न निकाला, और फिर उसके बाद आप जाके अपने रिलेटिव या अपने अंकल को बताते हो। वो अंकल सुनने के बाद हाँ ना कहते हैं, और फिर बाद में आपसे ही बोलते हैं कि बेटा कोई अच्छा वकील हो ना तो आप मुझे बताना इस केस के रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ें स्टार्टिंग के दौर में काफ़ी कुछ फेस करनी होती है, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे जो लॉ में एडमिशन लेते हैं, 40 बच्चे 60 बच्चे 80 बच्चों का स्ट्रेंथ होता है, बट कॉलेज पास आउट होने के बाद आपको प्रैक्टिस में 5 से 6 बच्चे दिखेंगे या 4 से 3 बच्चे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग जो होते हैं वो तो आना तो चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता, और फिर एक फैमिली का प्रेशर भी होता है, क्योंकि टाइम जाने के बाद आपकी उम्र 26-27 साल हो जाती है। फिर आप सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप फैमिली के बड़े हो तो एक सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत मैटर करता है कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे। तो ये सब कंडीशन में मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर लॉ में एडमिशन लेते हो तो आपको डे 1 से प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। जैसे ही आप लॉ में एडमिशन लेते हो, आप किसी सीनियर के साथ में जब काम करना चालू कर देते हो, तो उस कंडीशन में यह होता है कि आप कोर्ट में आना आपका शुरू हो जाता है। सीनियर से आपका एक फेस वैल्यू बन जाता है। फिर जैसे छोटी छोटी बातें, एग्रीमेंट हुआ, लीगल लाइसेंस हुआ, या व्हाटएवर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ, जब छोटे मोटे काम आप सीख लेते हो ना, तो लॉ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप बेसिक अर्न कर सकते हो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तब आपको काफ़ी कुछ चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, जैसे कैसे फाइलिंग होता है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या वर्क होता है, कोर्ट फीस कहाँ लगता है, स्टिचिंग कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग कैसी होती है, ई कोड क्या होता है। तो ये सब कुछ आपको जब पता हो जाती है, तो फिर वहीं से आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ आप फिर प्रैक्टिस में भी आपको अच्छा लगने लगता है। और हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस में कोई ऐसे टाइम का लिमिटेशन नहीं है कि हम 9 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर केस चलता है तो कभी कभी हमको 8 बजे 7 बजे भी आना पड़ता है। जाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है कि हम कब जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट नाइट ऑफिस में बैठना, ड्राफ्टिंग तैयार करना, कल की केस की प्रिपरेशन करना, क्लाइंट को बुलाना, उनकी पूरी बातें सुनना, फिर उसके बाद उनकी पूरी बात सुनने के बाद आप अपना उसमें पॉइंट रखना, लॉ के रिगार्डिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब कुछ लेके हमको केस के रिगार्डिंग चलना ही पड़ता है। क्योंकि क्या है कि जब तक क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलेगा, क्लाइंट आपके पास कैसे आएगा, और आया भी तो क्यों आएगा। आप जो भी केस है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, कोर्ट में बताना, ये सब कुछ बहुत ही मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया एडवोकेसी में, और अभी के टाइम पे मेरा यही सुझाव है कि आने वाले टाइम पे सबको लॉ के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। क्या होता है लॉ, इसका कहाँ पे यूज़ है, कैसा यूज़ है। अगर आपको आपकी जानकारी पता होगी तभी आप लाइफ में आपको कोई दबा नहीं सकता, आप अपने बातें रख सकते हो, लोग आपकी बात सुनेंगे, सोसाइटी में भी आपका एक अलग क्रेज होगा।
ये सब चीज़ें लॉ में बहुत ही मैटर करती हैं। तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक कि जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट होते हैं उनको क्या क्या चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए या जाननी चाहिए, या फिर आगे चल के उन्हें कैसे क्या करना चाहिए। अगर आप इतने सब चीज़ों का ध्यान देते हो और थोड़ा 2 साल कम से कम इसमें मेहनत करते हो तो आप मेरा यकीन मानिए आप इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो और कल को आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा इसमें ब्राइट है और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो, आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, खास करके जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं जो एडवोकेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ एडवोकेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और आपको कुछ इसमें लगे ये भी ऐड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, हम उसके रिगार्डिंग भी सोचेंगे। या आपको कुछ नया वीडियो बनाना चाहते हैं कि कोई किसी टॉपिक पे आपको चाहिए कि इस पे आप एक वीडियो बनाइए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पे भी आपको वीडियो बना के देता हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।